कीमोरिसेप्टर्स किसको बोलते हैं? हमारे बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं, वो रिसेप्टर्स ब्रेन के पास और आर्टरी के पास रहते हैं। ब्रेन के पास हमारे पास पॉन्स ऑफ विरेली बोल के एक पार्ट होता, मेडुल्ला ऑब्लांगेटा बोल के एक पार्ट होता। इन दोनों पार्ट्स के अंदर कीमोरिसेप्टर्स रहते हैं। एक कीमोरिसेप्टर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स मेडुल्ला ऑब्लांगेटा के पास रहते हैं और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आर्टरी के आर्च पे आयोटिक बॉडीज रहते हैं। वो आयोटिक बॉडीज को अपन पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स बोलते हैं। वो आयोटिक बॉडीज के अंदर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स रहते हैं। वैसे आप फिर आर्टरी के अंदर और एक आर्टरी निकलता, आर्टरी के नॉच से आर्क के पास से और एक आर्टरी निकलता, जिसको आप जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं उसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। तो कैरोटिड आर्टरी के अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं। जैसे अभी देखेंगे आप लोग, ये आर्टरी का आर्क होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी होता है, ये आर्टरी का एक आर्क होता है, ठीक है। इस असल में देखा गया तो अंदर से जाना आपको समझ में आता, बोल के सब बता। ये आर्क है ना, यहाँ पर एक बॉडीज होते हैं, इनको अपन क्या बोलेंगे? आयोटिक बॉडीज। यहाँ पर क्या रहेंगे? कीमोरिसेप्टर्स रहेंगे। क्या रहेंगे? कीमोरिसेप्टर्स। यहाँ पर से फिर और दो आर्टरीज निकालो, यहां पर भी एक रिसेप्टर्स रहेंगे। ये कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी, और ये आयोटा, इसको असेंडिंग आयोटा भी बोलते हैं और इसको डिसेंडिंग आयोटा भी बोलते हैं। असेंडिंग आयोटा और डिसेंडिंग आयोटा के पास एक आर्क होता है, इस आर्क के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स को अपन आयोटिक बॉडीज बोलते हैं। आयोटिक बॉडीज के पास क्या रिसेप्टर्स रहते हैं? पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। और यहाँ पर कैरोटिड के पास, कैरोटिड आर्टरी के पास कैरोटिड बॉडीज होते हैं और ये कैरोटिड बॉडीज के अंदर भी पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पर पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स आयोटिक बॉडीज के अंदर और कैरोटिड बॉडीज के अंदर, इन दोनों में पेरिफेरल रिसेप्टर्स होते हैं। वैसे ये ब्रेन के हिस्से के अंदर ये पॉन्स ऑफ विरेली, और यहाँ पर जो हिस्सा रहेगा इस हिस्से पे आपको मेडुल्ला ऑब्लांगेटा बोलेंगे। यहाँ पर आपको सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। ये दोनों रिसेप्टर्स हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयॉन्स के इंक्रीजिंग को डिटेक्ट करते हैं, पहचान लेते हैं। आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाता है तो आपको डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स पहचान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, H+ आयॉन्स बढ़ जाते हैं। H+ आयॉन्स बढ़ते ही ये कीमो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको ब्रीथिंग रेट बढ़ा देते हैं। कई को बोले तो आपके बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो आपका लंग्स नहीं चाहता कि आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहे, आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहे, ये नहीं चाहता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डेंजरस गैस होता है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्ति दिलाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड से आजादी कराने के लिए क्या करता है? आपका लंग्स एक्स्ट्रा ब्रीथिंग कर देता है, तो डीपर ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाता, आपकी सांस फूलने लगती है। बाज लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कुछ चीजों की वजह से, वो अब पढ़ेंगे आगे के, अभी थोड़े आगे टॉपिक में। उनको एलर्जिक बोलते हैं। एलर्जिक के अंदर क्या होता है? कुछ चीजों से उनको एलर्जी होती है। उन चीजों को जैसे ही वो सूंघते हैं, या कोई वो खुशबू हो सकता है, कोई पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, उसकी वजह से कोई और भी फैक्टर हो सकते हैं, कोई खाने की चीज हो सकती है। इन चीजों को जैसे ही अपन लेते, आपका सांस फूलने लगता, बेचैनी हो जाती, आपको एकदम ऐसा लगता कि आपकी जान निकलने को तैयार है, मतलब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता, क्योंकि उस टाइम पे आपके कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं?
एक्टिवेट हो जाते हैं। नॉर्मल टाइम पे कुछ भी नहीं, जब आपको ये कंडीशंस आते हैं तो कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने की पूरी कोशिश करते हैं। और याद रखो, ये जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स है ना, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस करते हैं, H+ आयंस की इंक्रीजिंग को सेंस करते हैं, साथ में ऑक्सीजन के डिक्रीजिंग लेवल को भी सेंस करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स है वो सिर्फ आपके कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीजिंग लेवल को सेंस करते हैं, H+ आयंस को सेंस करते हैं और ऑक्सीजन की डिक्रीजिंग लेवल को सेंस नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों में ये चीज कॉमन है। इससे पहले नीट में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या है मैं अभी बताता हूं। 2015 में क्वेश्चन आया था। हाँ, ये क्वेश्चन है बेटे, देखो ये AIPMT ऑल इंडिया प्रीमियम मेडिकल टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था। क्या था क्वेश्चन, आप बताइए, आंसर दीजिए मेरे को। When you hold your breath, when you hold your breath, which of the following gas change in blood would first lead to urge to breathe? ये क्वेश्चन आया था आपके AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। AIMM आ रहा है मुंह पे। चलिए देखिए, ऑप्शन ए था इसका, इंक्रीज CO2 एंड फॉलिंग O2। ऑप्शन बी, डिक्रीज ऑक्सीजन। ऑप्शन सी, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ए है, बी है, सी है? आप बताइए। बी लगता है आपको बी लगता है। चलिए, जिलानी का आंसर है बी। चलिए आप बताइए। हाँ, आपको लगता है, सफी का आंसर लगता है ए। हाजी, जल्दी बोलना। हाजी का आंसर लगता है ए। फैसल का आंसर लगता है सी। ये क्या नाम, अब्दुल सलाम का आंसर लगता है ए। एक्स बच्ची का आंसर लगता है ए। बी बच्ची का आंसर लगता है ए। सी बच्ची का आंसर लगता है, अरे बोलो भाई, ए। तो मैक्सिमम बच्चों का, लगभग 8 बच्चों में से 6 बच्चों का ये मानना है कि 80% बच्चों का आंसर है कि ए, है ना। यही होता है नीट के अंदर, बच्चे गड़बड़ यही करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। और यही चीज, हालांकि ये बात बिल्कुल ये सही होता था अगर ये चीज नहीं होती तो। इसके बदले में कोई और चीज दे देता तो हम मानते थे इस बात को। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन देता तो आप इन चारों में सेलेक्ट करते थे, ये सही था। लेकिन याद रखो, ये दोनों में चीज में, ये दोनों में कॉमन नहीं है। आपको पेरिफेरल ब्रीथिंग, डिक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल पेरिफेरल ब्रीथिंग सेंस करता है, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑक्सीजन ये सेंट्रल रिसेप्टर्स सेंस नहीं करते। दोनों में जो असल जो सेंस स्टार्ट होता, ब्रीथिंग रेट जो इंप्रूव हो जाता, जो ब्रीथिंग डीपर ब्रीथिंग हो जाती, वो असल किस वजह से? वो कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने की वजह से। यानी आपका ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने से आपका ये क्या बोलते हैं, आप सांस लेने पे मजबूर नहीं हो जाते। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ, आपने सांस रोका है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्सचेंज इन द ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू अर्ज टू ब्रीथ? तो हमारे बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी गैस है जो आप ब्रीथ को रोके तो ब्रीथ लेने पे मजबूर कर देता है? सोचो। ऑक्सीजन अंदर रहा तो अच्छी बात है ना, मजबूर कहीं को करेंगे, वो तो अच्छा है, काम कर लेंगे, सेल्स काम करेंगे। लेकिन मजबूरी इसका है, ऑक्सीजन बढ़ने से, कम होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में भी, दोनों तरफ से बढ़ रहा है, दोनों भी सेंस करने लग गए। इसका तो सेंस है, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता जितना ज्यादा इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और H+ डालता है। इसका मतलब क्या हुआ? बेस्ट आंसर अभी फिलहाल तो फैसल ने बाजी लेके गया, फैसल जीत गया, लेकिन आंसर एफ, फैसल जो बोला वो सी है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आना? थोड़ा क्वेश्चंस को थोड़ा, मतलब जितना आपकी मजबूरी ऑक्सीजन के लेवल गिरने से ज्यादा मजबूरी है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाना, तो
तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जैसे ही ब्रीथ रोकने से बढ़ते जाता तो आपका लंग्स चाहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देना, तो क्या करता, अर्ज टू ब्रीथ, अर्ज करता है मतलब जल्दबाजी करता है कि ब्रीथ छोड़ दो, जल्दी ब्रीथ लियो, ब्रीथ लियो। वो है आंसर। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया। हमारे पास दो तरह के कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और एक पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आपके हार्ट के आर्टरी के आर्च के अंदर रहे तो उसको आयोटिक बॉडीज बोलते हैं, और जो आर्टरी के ऊपर और भी आर्टरीज है जिनको कैरोटिड आर्टरीज बोलते हैं। कैरोटिड आर्टरीज ब्रेन से कनेक्ट करते हैं, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं, तो कैरोटिड आर्टरीज के अंदर जो बॉडीज होते हैं उसको कैरोटिड बॉडीज बोलते हैं। ये कैरोटिड बॉडीज क्या करते हैं, इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को सेंस करते हैं, इंक्रीजिंग H+ आयंस के लेवल्स को सेंस करते हैं और डिक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल को सेंस करते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रीथ करने पे मजबूर, एक्सेस ब्रीथ करने पे मजबूर हो जाता है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, डीपर ब्रीथिंग में जाते हैं ताकि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस अमाउंट आपकी बॉडी में भर रहा है वो बाहर निकल जाना। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? एक कीमोरिसेप्टर्स की कहानी पूरी समझ में आ गई। हाँ, अब मैं आपको एक दो तीन चीजें जब कीमोरिसेप्टर्स ब्रेन के अंदर क्या बोलते हैं, कीमोरिसेप्टर्स मेडुल्ला ऑब्लांगेटा के अंदर रहते हैं, जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, वो क्या करते हैं, H+ आयंस को और CO2 गैस को की इंक्रीजिंग लेवल को जैसे सेंस करते, वो क्या करते हैं मालूम, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर यानी CSF, क्या करते हैं, CSF के अंदर, CSF सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता, जो कौन बनाता है, प्रेजेंट इन द ब्रेन ब्लड, उसके अंदर जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड उसको बनाने वाला ब्रेन का ब्लड, और वो ब्रेन का ब्लड कहाँ रहता है, उन्हें क्या करता मालूम, न्यूमेटिक सेंटर के पास इंक्रीजिंग H+ और CO2 गैसेस की इंक्रीजिंग लेवल को सेंस करता और आपकी डीपर ब्रीथिंग स्टार्ट कर देता। बात समझ में आ गई? कीमोरिसेप्टर्स दो तरीके के हैं, एक सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और एक पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स मेडुल्ला के अंदर रहेंगे, पॉन्स विरेली के पास, उसके नीचे जो मेडुल्ला ऑब्लांगेटा है वहां पर कीमोरिसेप्टर्स रहेंगे, ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स है। और सिंपल बात है भाई, वो ब्रेन के हिस्से पे इसलिए उसको सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, और ये हार्ट के पास है ना, हार्ट क्या होता है, ब्रेन से हटके है ना, ब्रेन से हटके रहा तो पेरिफेरल है ना, ब्रेन के पास रहा तो सेंट्रल, ब्रेन से हटके रहा तो नर्वस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, पेरिफेरल। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितना भी नर्वस सिस्टम रहता है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो पेरिफेरल के पास के रहने वाले कीमोरिसेप्टर्स को पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, और ब्रेन के पास रहने वाले रिसेप्टर्स को सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स भी आपको सेंस करते हैं H+ आयंस और CO2 इंक्रीजिंग गैस लेवल को सेंस करते हैं। और ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं ना, ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आपको क्या करते हैं, O2 का डिक्रीजिंग लेवल भी बताते हैं, H+ का इंक्रीजिंग लेवल भी बताते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीजिंग लेवल बताते हैं। लेकिन ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स ये सिर्फ इंक्रीजिंग CO2 लेवल को बताते हैं और H+ इंक्रीजिंग लेवल को बताते हैं, वो O2 की डिक्रीजिंग लेवल को बताते नहीं है। तो ये दोनों मिलकर के ज्यादा कॉमन तो CO2 की इंक्रीजिंग लेवल है। ये CO2 इंक्रीजिंग लेवल क्या करता है, आपको डीपर ब्रीथिंग के लिए अर्ज करता है, मजबूर करता है। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए अभी नोट्स लिख लो इसका, उसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाता है। चलिए मेरे साथ साथ कीमोरिसेप्टर्स का नोट्स लिखो फटाफट। कीमोरिसेप्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैं एक साथ लिखा दे रहा हूं। फर्स्ट सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और एक पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। सेंट्रल जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स दैट कैन smell, that can sense chemicals, कीमोरिसेप्टर्स किसको बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स दैट कैन सेंस केमिकल्स। उसमें से
These receptors present in the medulla oblongata. These receptors sense H plus, increasing H plus ions and increasing CO2 gas. Oblongata. साथ में लिखो, टाइम वेस्ट मत करो। DRG का मतलब क्या है? बोलो। डोर्सल, भूल गए? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। जब जब भी CO2 इंक्रीज होगा, जब जब भी CO2 इंक्रीज होगा, साथ में H प्लस आयंस भी इंक्रीज होंगे। Central chemoreceptors get activated when H plus ions and carbon dioxide increases in CSF. CSF का फुल फॉर्म बोलो। CSF का फुल फॉर्म cerebro spinal fluid. Fourth point, as CSF is formed from blood, any increase in carbon dioxide or H plus ions in leads to increase carbon dioxide or H plus ions in CSF. When H plus CO2 increase CSF, central chemoreceptors activated. Central activated. बस गया ना अपन देखिए बस गया। 7th point, central chemoreceptors when activated send to information to DRG, any respiratory rhythm center, as well as on soft virally pneumotoxic center. As a result, breathing rate increases, depth of breathing increases. But oxygen and carbon dioxide normalize. Peripheral chemoreceptors लिखिए। Aortic body is present on arc of aorta, and these bodies contain peripheral chemoreceptors. These chemoreceptors sense increase H plus ions और क्या करते हैं लोग? Increase CO2 ions or decrease O2 gases levels in blood. Carotid. These bodies क्या करते हैं बोलो? अभी पहले these bodies contain peripheral chemoreceptors that detect कौन डिटेक्ट करते हैं? इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को, इंक्रीज H+ आयंस को और डिक्रीज O2। याद रखना है, अपन पेरिफेरल पढ़े ना बाद में, तो उसमें 3 चीजें डिटेक्ट हो रही, उसमें सेंट्रल में सिर्फ 2 ही चीजें डिटेक्ट हो रहे हैं। देखो अंडरलाइन कर लेना। अब डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे अपन। लेफ्ट वेंट्रिकल ये क्या है बोलो? आर्क ऑफ आयोटा। क्या बेटे? आर्क ऑफ आयोटा। ये क्या हो सकता है बोलो? असेंडिंग आयोटा। ये
सही है, पढ़ाते मालूम आपको प्रॉब्लम यहाँ अगर कोई चीज आगे जाकर फ्यूचर में कभी आप डॉक्टर बनेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे या ह्यूमन फिजियोलॉजिस्ट बनेंगे, इन कभी छोटे-छोटे यहाँ पे आपको नाम देते बोले तो यहाँ का प्रॉब्लम रहा तो उसका सॉल्यूशन अलग था, यहाँ प्रॉब्लम रहा तो उसका सॉल्यूशन अलग था, यहाँ प्रॉब्लम रहा तो उसका सॉल्यूशन अलग था। इसलिए हर पार्ट को अलग-अलग यहाँ से तक नाम बदल देते हो, कभी देते बोले तो सॉल्यूशन उसके पार्ट के हिसाब से निकलता। यही नहीं आपकी बॉडी का कौन से ऑर्गन में इतने अभी लोग और ज्यादा माइक्रो तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और क्या अंदर हो सकता, और क्या अंदर हो सकता, और क्या अंदर हो सकता, ना डीप स्टडी करते जा रहे हैं। ऐसा ऐसा लिसनिंग आयोटा मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं इसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये क्या हो सकता है बोलो, कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर, हाँ व्याप्ति मार्कर क्या ये जो ब्लू कलर की बॉडीज है aortic bodies contain peripheral chemoreceptors, carotid bodies contain peripheral chemoreceptors। यहां पर आप देखेंगे ये जो बॉडीज है ना, इनके पास ये क्या हमारे नर्व्स है, नर्व्स। ये नर्व्स क्या करते हैं बच्चे, डीआरजी को लाके या फिर पॉन्स, डीआरजी और पॉन्स को, पॉन्स के पास क्या होता है, डीआरजी के पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है, पॉन्स के पास क्या होता है, न्यूमैटिक सेंटर। न्यूमैटिक सेंटर को स्पेलिंग न्यूमोटैक्सिक सेंटर, सेंटर स्पेलिंग सही। डीआरजी कहाँ होता है, मेडुला के पास, पॉन्स मेडुला के पास, मेडुला के पास। देखो बच्चे, कीमोरिसेप्टर्स दो तरीके के होते हैं, एक सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, एक पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स आपके मेडुला के हिस्से पे होते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास एक हिस्सा होता है जिसको अपन सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स बोलते हैं। वहां पर आपको रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर डीआरजी होता है। वहां पर क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड और इंक्रीजिंग H+ आयॉन्स की सेंस कर लेते, सेंस कर लेके उन लोग मैसेज दे देते सेरिब्रल फ्लूइड को कि आप क्या करो, एक्टिवेट कर लो। क्या एक्टिवेट कर लेते हैं लोग, हमारी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर उन लोग क्या करते हैं, एक्सेस ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाता। सेंट्रल रिसेप्टर्स में भी पेरिफेरल रिसेप्टर्स दोनों मिलकर के ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करते हैं। सेंट्रल रिसेप्टर्स आपके मेडुला के पास रहते हैं, पेरिफेरल रिसेप्टर्स आयोटिक आर्क के पास रहते हैं, आयोटिक बॉडीज, और कैरोटिड आर्टरी के पास होते हैं कैरोटिड बॉडीज। कैरोटिड बॉडीज के पास भी कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, आयोटिक बॉडीज के पास भी कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। लेकिन सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स सिर्फ दो चीजों को करते हैं, दो चीजों को सेंस करते हैं, एक इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीजिंग H+ आयॉन्स। लेकिन पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स तीन चीजों को डिटेक्ट करते हैं, तीन चीजों की सेंस करते हैं, इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीजिंग H+ आयॉन्स, डिक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीन चीजों को करके इन लोग हम मजबूर कर देते हैं इंक्रीज करने, क्या, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करने। अगर आपका नॉर्मल ब्रीथ रेट कितना होता है इंसान का, 12 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। 1 ब्रीथ इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। कल के क्लास में पढ़ाया था मैं, 1 ब्रीथ इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 2 सेकेंड्स फॉर इंस्पिरेशन, 3 सेकेंड्स फॉर एक्सपिरेशन, टोटल 5 सेकेंड्स। सो 5 सेकेंड्स into 12 is nothing but 60 seconds. 60 seconds divided by 12 is nothing but 60 seconds divided by 5 is nothing but 12. तो 12 ब्रीथिंग्स होते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन में। लेकिन जब आपको डीपर ब्रीथ होता तो 16 ब्रीथिंग रेट्स हो जाते, 15 ब्रीथिंग रेट्स हो जाते। अगर आपको बोल दिया, ऐसा क्वेश्चन में आ गया, 1% ब्रीथिंग रेट्स is 15, that person is having कीमोरिसेप्टर्स प्रॉब्लम। उन्हें कीमोरिसेप्टर्स उसके एक्टिवेट हो गए। उससे क्वेश्चन पूछा तो बोल रहा हूँ 15 रिसेप्टर्स है, कब 15 ब्रीथिंग्स हो रहे, मतलब ये हुआ कि उनके कीमोरिसेप्टर्स क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। 12 ब्रीथिंग रेट्स रहता तो एक्टिवेट नहीं होता था। समझ में आ गया? देखो फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहा, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड व्हेन H+ आयॉन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड increases in CSF. Okay, as CSF is formed from blood, ये blood में ही बनता है CSF. Any increasing in CO2 or H+ ions in the blood leads to the increasing CO2 gas and H+ ions in CSF. So when H+ ions are H+ or CO2 gases increases CSF, central chemoreceptors activated. Central chemoreceptors when activated send to information to DRG, respiratory rhythm center रहता है वहाँ पर, as well as pons pneumotoxic center। तो इन लोग क्या करते हैं, as a result breathing rate increases और depth of breathing also increases for oxygen and carbon dioxide gases को normalize करने के लिए, ताकि normalize हो जाए। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाएगा तो फिर आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता, रिएक्शंस दूसरे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, नहीं होना बल्कि। फिर पेरिफेरल के aortic bodies are present on the arc of aorta and these bodies contain peripheral
chemoreceptors. These chemoreceptors sense increase H plus ions, carbon dioxide increase and decrease oxygen levels in blood. Carotid bodies that supply blood to the brain contain carotid bodies. Carotid arteries वो आर्टरीज होते हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं ब्रेन को, उनके अंदर क्या होते हैं, कैरोटिड बॉडीज होते हैं. दीज बॉडीज कंटेन पीसीआर मतलब पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट का इंक्रीज CO2 लेवल, इंक्रीज H प्लस आयंस लेवल, डिक्रीज O2 आयंस लेवल. समझ में आ गया. चलिए अब अपन पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स. अब डिसऑर्डर्स है बेटे, डिसऑर्डर्स बहुत छोटा टॉपिक है. क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बेटे? अस्थमा, दूसरा एम्फाइजीमा, तीसरा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. मैं आपको एक्स्ट्रा और एक दूंगा बियॉन्ड एनसीईआरटी, मैं आपको अभी नहीं, लास्ट में. फिलहाल ये तीनों समझ जाओ, फिर लास्ट में आपको इससे एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी बताऊंगा. अस्थमा होता क्या, एक एलर्जेटिक कंडीशन रहता, एलर्जिक कंडीशन. एलर्जेंस जो रहते, एलर्जेंस क्या होते हैं, खाना हो सकता, खुशबू हो सकती है ना, या फिर पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं. ठीक है, इनमें से कोई भी चीज आपको क्या करते हैं, एलर्जेंस की तरह काम करते हैं. मतलब आपके बॉडी के अंदर इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज कर देते हैं, या आपको कीमोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं. कीमोरिसेप्टर अभी पढ़े ना अपन, कीमोरिसेप्टर्स की कॉन्सेप्ट. कीमोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से उन लोगों की वजह से आपको बॉडी में ऐसे रिएक्शंस हो जाते हैं जिस रिएक्शंस की वजह से कुछ एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाते हैं. वो एंटीबॉडीज जैसे इंक्रीज हो जाते हैं, रिएक्शंस कर देते हैं, तो आपके बॉडी के ऊपर रैशेस आ जाते हैं, ब्रीथिंग लेवल बढ़ जाता और सेंसिटिव हो जाता आपका बॉडी, मतलब आपके लंग्स सेंसिटिव हो जाते, आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन आ जाता, आपके लंग्स के अंदर क्या हो जाते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते, तो जिसकी वजह से अपनी ब्रीथिंग रेटिंग का प्रॉब्लम होता. अगर कोई बंदा खास करके अगर उसकी सांस फूल रही और फाइब्रोसिस हो रहा, तो समझना इनको क्या है, अस्थमा अटैक हो रहा है. फाइब्रोसिस क्या है मैं समझाता हूं. फाइब्रोसिस का मतलब क्या मालूम, फाइब्रस टिश्यू का बढ़ जाना, फाइब्रस टिश्यू का इन्फ्लेमेशन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, उसमें इसको फाइब्रोसिस बोलते हैं. दूसरा, सिगरेट पीने से जो बीमारी होती है वो एम्फाइजीमा. एम्फाइजीमा क्या होता है, सिगरेट की स्मोकिंग करते हैं जैसे, ऐसा सिगरेट जैसा पीते रहते हैं, उसका धुआं जाता है और आपके अल्वियोले के अंदर जो वॉल्स रहते हैं उसके अंदर इलास्टिक फाइबर होता. पढ़े थे आप लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, येलो इलास्टिक फाइबर जो सेल्स के बीच में ऐसा इंक्रीज होने की क्षमता जो रहती है. देखिए इधर ये अल्वियोले के सेल्स है, क्या ये अल्वियोले के सेल्स है, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होते हैं. इनके बीच में क्या होता है, एक फाइबर्स होते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर्स. ये येलो इलास्टिक फाइबर्स क्या करते हैं, इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं. जैसे ही अल्वियोले के सेल्स इंक्रीज होंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आसानी से होंगे. अगर सरफेस एरिया ऑफ अल्वियोले डिक्रीज होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और डिफ्यूजन अच्छे से नहीं हो पाएगा. जब एक नहीं हो पाएगा, इसका वजह क्या है बोले तो इनके इलास्टिक फाइबर्स डैमेज हो गए, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग सरफेस एरिया भी नहीं हो रहा और कंडक्शन यानी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छे से नहीं हो रहा, सस्टेन हो जा रहे. सस्टेन का मतलब क्या है, अकड़ जा रहे. इनके जो अल्वियोले के सेल्स जो है ना अच्छे से एक्सपैंड और रिलैक्स नहीं हो रहे क्योंकि इनके इलास्टिक फाइबर्स को डैमेज कर दिए. कौन डैमेज कर दिए, जो गैसेस आपके सिगरेट से आ रहे थे, स्मोकिंग गैसेस. तो क्या होता है, हल्लो स्मोकिंग गैसेस आपके अल्वियोले के इलास्टिक फाइबर्स को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होता, सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं होता, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से नहीं होते और गैसेस एक्सपेल भी नहीं होते. क्यों एक्सपेल नहीं होते, कोई चीज में हवा भरे तो उसको हवा भरने के लिए कंप्रेस भी तो करना है ना, ना इन्हें कंप्रेस कर सक रहा ना सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सक रहा. सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से होंगे. अगर कंडक्शन अच्छा होगा और कंप्रेशन अच्छा होगा तो गैसेस बाहर निकलेंगे. तो गैसेस बाहर नहीं निकल रहा मतलब अंदर क्या भर जाएगा, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा रह जाएगा. तो उन अच्छे से हवा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट नहीं कर सकते. तो ऐसे भी बंदे को कौन सी बीमारी है बोलेंगे,
हाँ, एम्फाइजीमा। खास करके अस्थमा के अंदर एक साउंड आता है व्हीजिंग साउंड, पूरी एनसीईआरटी में वर्ड लिया एक ही बार, व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग साउंड खास करके एक्सपिरेशन के टाइम पे, जब हवा बाहर छोड़ते हैं उस टाइम पे एक ऐसा आवाज आ रही है तो समझना है व्हीजिंग साउंड। ये व्हीजिंग साउंड ये डिटेक्ट करता है कि इनको अस्थमा है, इनको अस्थमा है। तो अस्थमा है सो पेशेंट्स को व्हीजिंग साउंड आता है लंग्स के पास एक्सपिरेशन के टाइम पे। मेरी बात समझ में आ गई? ये हो गया एम्फाइजीमा, सिगरेट के क्रोनिक डिसीज होता है। क्रोनिक का मतलब क्या है? हल्लू 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 रहते रहते आप जड़ें मजबूत पकड़ लिए, तो ऐसे डिसीज को अपन क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिसीज बोलते हैं। जो मजबूत हो गया, अब वो धीरे धीरे आया और पूरे को अपनी सल्तनत कायम कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक। चलिए, इसके बाद तीसरा आपके पास कौन सा है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? आदमी ऑक्यूपेशन मतलब उसकी काम करने की वजह से, उसकी जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उसकी ऑक्यूपेशन है। मान लो कोई सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? सीमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं धूल के अंदर, आप कंटिन्यू काम करते रहेंगे तो उसके एयर के अंदर पार्टिकल्स होंगे, एयर के अंदर सीमेंट पार्टिकल्स, वो आपके लंग्स के अंदर चले जाएंगे, फिर आपके अल्वेओले को डैमेज कर देंगे, आपके लंग्स के ऊपरी हिस्से को क्या करेंगे? आपको स्वेलन कर देंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगा लंग्स के अंदर। ये प्रॉब्लम आता है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के अंदर। किसी को अगर सिलिकॉन की फैक्ट्री में काम कर रहा तो सिलिकोसिस हो जाएगा, अगर एस्बेस्टस की कंपनी में काम कर रहा सीमेंट की फैक्ट्रीज में तो उसको एस्बेस्टोसिस हो जाएगा। अगर किसी बंदे को न्यूमोक्योनेसिस हो गया, न्यूमोक्योनेसिस का मतलब ये होता है कि नॉर्मल डस्ट, नॉर्मल डस्ट में अगर कोई रह रहा बार बार तो उसको न्यूमोक्योनेसिस हो जाएगा। न्यूमोक्योनेसिस के अंदर क्या होता है? नॉर्मल डस्ट की वजह से बीमारी आती है। अगर एस्बेस्टोस को आता है, एस्बेस्टोस डस्ट की वजह से आता है। अगर सिलिकॉसिस को आता है, सिलिकॉन डस्ट की वजह से आता है। ये तीनों ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स है जो आपके अल्वेओले के वॉल को डैमेज कर देंगे, डस्ट को, जिसकी वजह से अल्वेओले अपना रेस्पिरेशन को अच्छे से नहीं कर पाता। ये तीनों डिसऑर्डर्स है। अपन इन तीनों डिसऑर्डर्स को अभी अपन नोट्स में लिखेंगे। समझ में आया? 3 डिसऑर्डर्स है, क्या क्या बोलो? अस्थमा और एम्फाइजीमा और ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में 3 क्या है? सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस और निमोकोनेसिस। क्या बोलेंगे? निमोकोनेसिस। ये 3 डिसऑर्डर्स है जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। चलिए लिख लीजिए डिसऑर्डर्स। फर्स्ट अस्थमा। अस्थमा कई को होता? अस्थमा कई को होता? अस्थमा होने का फर्स्ट पॉइंट एलर्जिक डिसऑर्डर। अस्थमा का एलर्जिक डिसऑर्डर क्या होता? प्रॉब्लम क्या मालूम इसमें? हिस्टामाइन इंक्रीज हो जाता है और सेरोटोनिन इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आईजीई ये भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होता है। दूसरा, it happens when a person comes in contact with allergen. allergen किसको बोलते हैं? agent that cause reactions. example, dust, pollen grain और एक्सट्रीम कोल्ड। कभी कभी ज्यादा ठंड से जब ज्यादा ठंड होता है उस टाइम पे लोगों को सांस फूलने लग जाता है, क्यों? एलर्जन, उनके लिए वो एलर्जन है, एक्सट्रीम कोल्ड। किसी को फूड आइटम्स भी कभी कभी खाने की वजह से भी कभी कभी हो जाता है। और पेंट और एनी ऑर्डर 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 बोले तो एनी स्मेल, ठीक है? ये एलर्जन से एलर्जन। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स अस्थमा के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अस्थमा के सिम्टम्स, फर्स्ट व्हीजिंग साउंड, during breathing, particularly expiration. स्पैज्म का मतलब होता है सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब
contraction for a longer time. तीसरी चीज इन्फ्लेमेशन है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, थर्ड वन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्या क्या है ये, ये होता है सिलिका टेस्ट की वजह से, और ये होता है लंग्स स्वेलिंग प्लस रेडनेस। देखो एलर्जेटिक डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, हिस्टामाइन, एलर्जेटिक डिसऑर्डर्स कई को आते बोलते हैं हिस्टामाइन इंक्रीज हो जाता है, सेरोटिन एक केमिकल होता है हमारे बॉडी के अंदर, इंक्रीज हो जाता है। आप पढ़ाया था मैं आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, हिस्टामाइन क्या करता है, क्या करता, वैसो कंस्ट्रक्टर है, ऐसा है अपनी पढ़ाई। और ये सेरोटिन, ये है हिस्टामिन वैसो डायलेटर है। कैसा याद रखना, इसलिए ऐसा भूलते बोल के आपको दिमाग में बिठाया था मैं, कभी भी नहीं बोलना बल्कि HD मूवी होता है ना, HD हिस्टामाइन, वैसो वैसो तो रहेगा वो तो छोड़ो, एक वसल है, लेकिन अपन को डायलेशन और कंट्रैक्शन याद रखना है। तो H मतलब, H का मतलब हिस्टामाइन, D का मतलब डायलेशन, तो हिस्टामाइन डायलेशन करता है, HD ऐसा याद रखना, ठीक है। सेरोटिनिन कंस्ट्रक्शन का काम करता है, पढ़े थे आप लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये दो केमिकल्स ब्लड के अंदर रिलीज हो जाते हैं, IgE ये एक एंटीबॉडी होता है, ये तीनों इंक्रीज हो जाते हैं एलर्जेटिक डिसऑर्डर की वजह से। क्या होता है, इट हैपेंस व्हेन ए पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विद एलर्जेंस। क्या होता है एलर्जेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पर डस्ट है, पोलन ग्रेन्स, एक्सट्रीम कोल्ड है, फूड आइटम्स है, और भी पेंट है, कोई खुशबू है, ऐसा है जिसकी वजह से उनको एलर्जेंट आ गया, जिसकी वजह से उनको ये एंटीबॉडी क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता, और उन्होंने एंटीबॉडी इंक्रीज हो जाता, जिसकी वजह से क्या होता, उनको ब्रीथिंग फास्ट रहता। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं देखो, व्हीजिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीथिंग, पर्टिकुलरली एक्सपिरेशन, स्पैज्म ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकियोल्स। स्पैज्म का मतलब कोई भी चीज अकड़ जाने को बोल सकते हैं आप, मसल स्पैज्म हो गया मतलब एकदम पैर अकड़ गया, स्पैज्म हो गया तो गोश्त अकड़ जाता है एक बार, तो स्पैज्म ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकियोल्स, कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। ओके, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकियोस, ये तीन सिम्टम्स की वजह से ये तीन प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से उनको अस्थमा कहा जाता है। दूसरा एम्फाइजिमा, एम्फाइजिमा क्या है, फुलनेस ऑफ एयर, अपने लंग्स के अंदर एयर भर जाता है। लंग्स के कौन से हिस्से में, अल्वियोलाई के अंदर। रीजन क्या है उसका, उनके अल्वियोलाई के अंदर जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज कैसा होता है बोलते, अल्वियोलाइस के अंदर आप देखेंगे अल्वियोलाइस
अल्वेओले असल में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल से बने हुआ है। तो इनके बीच में एलास्टिन फाइबर होता है। क्या होता है? ये एलास्टिन फाइबर होता है और ये डैमेज हो जाता है। एलास्टिन फाइबर डैमेज ड्यू टू स्मोकिंग। अब स्मोकिंग में गैसेस आते हुए याद रख लो, ड्यू टू स्मोकिंग तो डैमेज हो जाता, जिसकी वजह से इनका सरफेस एरिया इंक्रीज होना डिक्रीज होना कम हो जाता। तो कंडक्शन कंप्रेशन भी सही नहीं होता और रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी नहीं होते, जिसकी वजह से क्या हो जाता? फुलनेस ऑफ एयर, एयर भर जाता है ना। ऐसा बेचैन बेचैन रहते लोग। सेकेंड देखो क्या है, क्रोनिक एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग, अल्वियोलर वॉल गेट्स डैमेज्ड। क्या है? तो सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज गेट रिड्यूस्ड इवन आफ्टर एक्सपिरेशन, लंग्स आर फुल ऑफ एयर। पूरा का पूरा तुम जितना हवा निकाल सकते थे, निकाल देने के बाद भी लंग्स में हवा भरे हुआ रहता। एक बोलते तुम कर भी नहीं सक रहे, वो अल्वियोले को हम कंप्रेस कर ही नहीं सक रहे क्योंकि हमारे पास ये एलास्टिन फाइबर्स का चकले लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, देखो निमोकोनियोसिस। क्या बोल रहे हैं? निमोकोनियोसिस। ये तीनों बीमारियां हैं। सिलिका डस्ट की वजह से सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस की वजह से एस्बेस्टस डस्ट की वजह से एस्बेस्टोसिस और नॉर्मल डस्ट की वजह से निमोकोनियोसिस हो जाता है। ठीक है, दिस डिसऑर्डर्स इज फाउंड इन द पीपल वेयर who work at places where excess dust, harmful gases or fumes are present। धुएं की जगह पे, ऐसी जगह पे आप कंटिन्यूसली काम करोगे, वहां पर आपके लंग्स डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं।